नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आयुष में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज एसएसटी की क्लास में 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमने प्रक्रिया शुरू की थी उसी को मैं जारी रखता हूं और देखता हूं कि आज मैं वर्णात्मक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कि वर्णात्मक प्रश्न एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है और 5 क्वेश्चन आते हैं करीब। तो वर्णात्मक प्रश्न में पहला जो चैप्टर हमने उठाया है वो पहला हिस्ट्री का ही है। यूरोप का राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये वाला चैप्टर मैंने उठाया है। तो इसमें देखो कि यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे होती है, किन कारणों से होती है और इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि राष्ट्रवाद है क्या। देखो, पहले क्या होता था कि 16-17वीं शताब्दी के आसपास कि लोग छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे, देश हुआ करते थे और उनमें कई प्रांतों में, छोटे छोटे प्रांतों में राजा हुआ करते, शासक होते थे। और शासक क्या करते थे कि जनता पर जरूरत से ज़्यादा अत्याचार करते थे, अपना हक जमाते थे और अपने उसी तरीके से काम करते थे जैसे राजा होते हैं, निरंकुश राजा होते हैं, समझे। जो उनकी इच्छा हुई वही कानून बना दिया, जो उनका जैसा समझ में आया उसी हिसाब से शासन प्रशासन को चलाते थे। जनता की कोई भी राय मशवरा कुछ भी नहीं लेते थे। तो वो कहलाता था राजतंत्र। जैसे जैसे समय बीतता गया और बीतने के बाद में फिर क्या हुआ कि वहाँ की पब्लिक, यानी कि उस देश की पब्लिक, जनता धीरे धीरे समझने लगी। पहले जनता क्या समझती थी कि राजा के प्रति ही प्रेम करना क्या कहलाता था, राष्ट्रवाद कहलाता था। राजा के प्रति ये पहले धारणा थी। क्या थी पहले धारणा? कि राजा के प्रति प्रेम क्या कहलाता था? राष्ट्रवाद। उसके बाद जब पब्लिक, जनता वहाँ की थोड़ी समझदार हुई, शिक्षित हुई, धीरे धीरे समझने लगी कि नहीं, राजा के प्रति प्रेम करना राष्ट्रवाद नहीं कहलाता है, देश के प्रति प्रेम करना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। तो ये परिभाषा नवीन जो बात निकल के आई कि देश के प्रति प्रेम करना राष्ट्रवाद कहलाता है। क्योंकि अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे। और इसी धारणा को आगे बढ़ाते हैं कि मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो है कि नेपोलियन कौन था। दोस्तों, कौन? नेपोलियन। तो नेपोलियन कौन था इसके बारे में चर्चा करते हैं और ये कैसे शासक बना और इसने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए। तो पहले जो क्वेश्चन है वो प्रश्न है पहला, नेपोलियन कौन था? नेपोलियन कौन था? तो इसमें देखो कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो होता है वो होता है 15 अगस्त। इसका जो जन्म होता है 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। एक प्रांत पड़ता है, एक द्वीप पड़ता है, इसे कहा जाता है कोर्सिका, यानी कि कोर्सिका द्वीप। यहां पर इसका क्या होता है? जन्म। और इसके पिताजी का जो नाम था, चार्ल्स बोनापार्ट। इसके पिताजी का नाम था चार्ल्स बोनापार्ट, जो फ्रांस के एक कुलीन परिवार से संबंध रखते थे, जो
फ्रांस के एक कुलीन परिवार से क्या था, इनका संबंध था। फ्रांस के एक कुलीन परिवार से इसका संबंध था। और ये जो नेपोलियन था वो फ्रांस में, नेपोलियन जो था वो फ्रांस की सेना में क्या हो जाता है, एक सिपाही हो जाता है, सैनिक हो जाता है। सेना में एक क्या बन जाता है, सैनिक। और जब ये सैनिक बन जाता है, सैनिक बनता है और बनने के बाद में एक कुशल सैनिक बनता है। कुशल, अपनी कुशलता के माध्यम से ये क्या करता, बहुत जल्द ही सेना में पहले एक सैनिक था और सैनिक से बहुत ही जल्द वो क्या बन जाता है, एक ब्रिगेडियर बन जाता है। सेना में क्या बन जाता है, एक ब्रिगेडियर बन जाता है, एक ब्रिगेडियर बन जाता है। ब्रिगेडियर के पद पर कैप्टन बनता है, फिर ब्रिगेडियर बनता है। उसके बाद में क्या करता है कि 1796 ईस्वी में, कब, 1796 ईस्वी में क्या करता है कि सेना में एक फैसले लेने के लिए भेजा जाता है 1796 में। और जाकर के क्या करता है कि ताकि वो ऑस्ट्रिया की दास्ता को क्या करते, दास्ता को अस्वीकार कर दे, समझे। तो यहाँ पर वो सेना में भर्ती होने के बाद में वो अपनी कुशलता के माध्यम से वो बहुत ही जल्द, बहुत ज़्यादा वो फ्रांस में अपनी तरक्की कर लेता है, समझे। और फ्रांस में तरक्की कर लेता है। उसके बाद वो कमांडर, ब्रिगेडियर, कैप्टन, उसके बाद में वहाँ पर जाकर के बाद में क्या बन जाता है, एक फ्रांस का शासक बन जाता है। और फ्रांस का जब शासक बन जाता है, कब बनता है, 1799 में। फ्रांस का शासक कब बनता है, 1799 में बनता है। और इसकी जो मृत्यु होती है वो 1815 के वाटरलू के मैदान में जाकर के इसकी मृत्यु होती है। ये कब, 1815 में एक युद्ध होता है, उस युद्ध है, उसका नाम है वाटरलू का युद्ध। दोस्तों, वाटरलू के युद्ध में इसकी क्या होती है, हार होती, बुरी तरीके से पराजय होती है। और पराजय के साथ साथ में इसकी बाद में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ में आज दूसरा क्वेश्चन कौन सा है कि नेपोलियन के प्रशासनिक से जो सुधार हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं, आइए चलते। तो नेपोलियन बोनापार्ट के जो प्रशासनिक, जब ये गद्दी पर बैठा, फ्रांस का शासक बना। और फ्रांस के शासक बनने के बाद में इसने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। तो उन प्रशासनिक सुधारों में चर्चा करते हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं कि नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए। नेपोलियन ने क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए। तो इसने कौन कौन से, नेपोलियन ने नेपोलियन कोड तैयार किया था। क्या किया था, नेपोलियन कोड तैयार किया था। इसे कहा जाता है सिविल कोड या नेपोलियन कोड। तो नेपोलियन कोड, पहला इसने प्रशासनिक सुधार क्या किया था, नेपोलियन कोड। ये कोड कब बना था, तो ये बना था 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने एक कोड बनाया था जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है या सिविल कोड। सिविल कोड, नेपोलियन कोड या सिविल कोड कहा जाता है दोस्तों। और ये लागू किया गया था, लागू किया। और दूसरा क्या प्रशासनिक सुधार किया है कि हर नागरिक को समान हैसियत प्रदान की जाएगी। दूसरी इसने क्या किया कि जो फ्रांस का नागरिक होगा, हर नागरिक
हर नागरिक को समान हैसियत प्रदान की जाएगी। समान हैसियत का मतलब समझते हो? कोई भी व्यक्ति अगर उसका जन्म किसी भी कुल, किसी भी वंश, किसी भी जात, किसी भी धर्म में हुआ है, अगर पिताजी कर्नल हैं तो बेटा भी कर्नल बनेगा, ये जरूरी नहीं है। उसकी योग्यता के आधार पर ही उसका चयन किया जाएगा, वो किस लायक है, किस काम के लिए है। समझे? अगर उसके अंदर क्षमता है, योग्यता है, तो उसे वो हक मिलेगा। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि हम सबको समान हैसियत प्रदान करते हैं, अधिकार देते हैं इसी, और महिलाओं और नाबालिग बच्चों को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। उसके साथ साथ में इसने क्या कहा, तीसरा क्या इसने सुधार किया कि हम सामंती व्यवस्था को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। हम सामंती व्यवस्था को समाप्त करेंगे। इसने क्या किया कि सामंती व्यवस्था, जो जमींदारी व्यवस्था थी, लोग बड़ी बड़ी जमीनें लिए बैठे थे, उन जमींदारी व्यवस्था को इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया दोस्तों। उसके साथ साथ में इसने क्या किया, किसानों पर जो टैक्स था, किसानों के लिए देखो काम किया। किसानों के लिए जो टैक्स था, किसानों के लिए जो शासकों ने टैक्स लगाया था उसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। किसानों को जो टैक्स लगाया गया था उसे क्या कर दिया, इसने समाप्त किया। जो इससे पहले राजा हुआ करते थे, उन्होंने किसानों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा था, जिससे किसानों की स्थिति जो थी बहुत ही खराब होती चली गई, और धीरे धीरे किसानों ज्यादा ही कर्ज में डूबते गए। तो इन्होंने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने किसानों पर टैक्स लगाना यानी कि बंद कर दिया। उसके साथ साथ में यातायात और संचार व्यवस्था को क्या किया, इसने सुधार किया। और इसने क्या किया कि यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार किया दोस्तों। यातायात और संचार व्यवस्था में इसने क्या किया, सुधार किया। समझे? आवाजाही के लिए इसने बढ़िया व्यवस्था की, और सूचना तत्काल मिले, जल्दी मिले। समझे? इसके लिए भी इसने व्यवस्था सुधार किया, इसने काफी सुधार किया। उसके बाद इसने आर्थिक जो है, उसमें जो टैक्स की व्यवस्था थी, उसमें आर्थिक सुधारों में इसने टैक्स की व्यवस्था को भी मजबूत किया। किसानों पर टैक्स नहीं लिया, मगर इसने और वर्गों पर इसने क्या किया, टैक्स लगाना प्रारंभ कर दिया। और राष्ट्रीय बैंकों में भी लोन की व्यवस्था शुरू कर दी। जो बैंकें खुली थी हैं, आर्थिक सुधार में जो बैंक थी, या राष्ट्रीय बैंक थी, उनमें क्या कर दिया इसने, लोन की व्यवस्था प्रारंभ कर दी कि अगर कोई भी व्यक्ति लोन लेना चाहे, कर्ज लेना चाहे, तो कम ब्याज दर पर कर्ज लिया जा सकता है। दोस्तों, ये आज मैंने दोस्तों 2 क्वेश्चन आप लोगों को कराए। वर्णात्मक दोनों ही प्रश्न थे, और 4-4 नंबर के आते हैं दोस्तों। और इसमें जो है, पहला क्वेश्चन मैंने लिया था कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, उसके बारे में बताया। फिर नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधार क्या क्या किया, इसके बारे में मैंने चर्चा की। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।